नमस्कार स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की सभी स्टूडेंट्स का मेरी क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था स्विट्ज़रलैंड का संविधान। तो स्विट्ज़रलैंड के संविधान में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और जो टॉपिक हमारा अभी कंटिन्यू हो रहा है वो है डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इस बात को हम पढ़ चुके हैं आधा और आधा पढ़ लेंगे आज। तो पहले तो हमने ये तय करना है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि केवल मात्र स्विट्ज़रलैंड ही एक ऐसा देश है जहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। तो स्विट्ज़रलैंड ऐसा देश है जहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। तो हमने ये देखा था कि एक पूर्ण कैंटेन और 4 अर्ध कैंटेन ऐसे हैं जहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। लेकिन अब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के डिवाइसेस कौन से हैं, हमें ये देखना है कि कैसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है। तो हमने देखा था आरंभक देख लिया था, आरंभक में कुछ पोर्शन रह गया वो हम आज कर लेंगे। रेफरेंडम जिसे लोक निर्णय कहते हैं, जिसे जनमत संग्रह कहते हैं, रेफरेंडम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की एक डिवाइस है, बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है, वो हम अभी देख चुके हैं और आज रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद में आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव भी हम कर चुके हैं, लेकिन कुछ पोर्शन हमारा कल रह गया था तो वो हम आज कर लेंगे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ होता है जहां जनता स्वयं कानून निर्माण में भागीदारी रखती है। जैसे भारत की बात करें तो प्रजातंत्र तो है लेकिन अप्रत्यक्ष है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि कानून निर्माण करते हैं। यहाँ पे जैसे जो डिवाइस है, जैसे रेफरेंडम, लोक निर्णय या परिप्रेक्षा या जनमत संग्रह, ये सब एक ही नाम है। रेफरेंडम या जनमत संग्रह या लोक निर्णय या परिप्रेक्षा यानी पूछना। तो देखिए मैं तुम्हें डिवाइस बताती हूँ। 2 डिवाइस में आज कंपेयर कर लेते हैं। 2 डिवाइस में से पहली डिवाइस है रेफरेंडम और दूसरी डिवाइस है आरंभक या इनिशिएटिव। तो जो इनिशिएटिव है उसका वर्णन भी हम करेंगे, लेकिन हमें एक बात का मालूम होना चाहिए, ये जो 2 डिवाइस है ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की है, ये जनता के लिए ही है। जनता के लिए कैसे? देखिए, एक को तो कहा जाता है जनता की तलवार और एक को कहते हैं जनता की ढाल। तो जो रेफरेंडम है, जनमत संग्रह है, वहाँ पे होता क्या है, प्रस्तावित कानून पर पूछा जाता है। कानून विधानसभा प्रस्तावित कर देती है, मतलब विधानसभा द्वारा प्रस्तावित कानूनों पर परिप्रेक्षा यानी रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह करवाया जाता है। तो ये तो होती है जनता की ढाल। जनता की ढाल यानी यदि कोई वार होता है सामने से, विधानसभा द्वारा वार किया जाता है यानी प्रस्ताव लाया जाता है, तो जनता अपने आगे एक ढाल के रूप में काम करता है। कौन सा? रेफरेंडम। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कानून बनाने का काम शुरू ही है ना, आरंभक जैसे कि नाम से स्पष्ट है, आरंभक इनिशिएटिव, तो कानून बनाने का काम शुरू ही जनता द्वारा होता है। अर्थात पहले वार जनता ही करती है, अर्थात जनता की तलवार। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा है कि एक होता है रेफरेंडम और एक होता है इनिशिएटिव। रेफरेंडम जनमत संग्रह है, अर्थात प्रस्तावित कानूनों पर विचार लिया जाता है जनता का, और एक होता है इनिशिएटिव कि कानून बनाने का आरंभ ही जनता द्वारा होता है। यहाँ पे हमने देख लिया कि साधारण बोलचाल में जो रेफरेंडम है उसे बोला जाता है जनता की ढाल
और इनिशिएटिव को बोला जाता है जनता की तलवार। ठीक है, यहाँ पे ये सब हमने देखा। फिर कल के हमारी क्लास में हमने देख लिया था कि जो रेफरेंडम है, जनमत संग्रह है, वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक अनिवार्य, एक वैकल्पिक या ऐच्छिक। ठीक है, अनिवार्य में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है संविधान संशोधन से संबंधित प्रस्ताव, और दूसरा आता है जो 15 वर्ष से अधिक की संधियां होती हैं, वो संधि। तो यहाँ पे देखो, संशोधन जो है, संविधान में संशोधन विधेयकों पर अनिवार्य रूप से जनमत संग्रह किया जाता है, करवाया जाता है। तो यदि जनमत की स्वीकृति हो जाती है संशोधन में, फिर क्या है? संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है। संविधान में संशोधन करवाना है तो यहाँ पे जनता को अनिवार्य रूप से जनमत संग्रह लिया जाएगा। जनमत संग्रह का पूरी तरह से सहमति हो जाती है, उसके बाद वे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये तो अनिवार्य रूप से है। 2 बातें कौन सी हैं? संविधान में संशोधन के लिए और संधियों के लिए अनिवार्य रूप से जनमत संग्रह का यूज किया जाता है। दूसरा आता है वैकल्पिक। तो वैकल्पिक या ऐच्छिक, ऐच्छिक में क्या होता है? जो संविधान में लिखा है कि कुछ निर्धारित जनता, ठीक है, 30,000, 50,000 निर्धारित जनता की एक निश्चित संख्या और एक निश्चित समय पर, ठीक है, विधानसभा द्वारा जो पारित विधेयक हैं उन पे लोक निर्णय की मांग करेंगे। कुछ निश्चित संख्या, जैसे मान लो 30,000 लोग विधानसभा द्वारा जो पारित विधेयक है उन पे मांग करेंगे कि हमारा जनमत संग्रह होना चाहिए इस प्रस्ताव पर, तो जनमत संग्रह के लिए भेजेंगे, अन्यथा जनमत संग्रह के लिए नहीं भेजेंगे। और वह जनमत संग्रह के लिए भेजा गया और जनमत संग्रह में हाँ हो गई तो ठीक है। यदि जनता द्वारा मांग नहीं की जाती तो विधेयक बिना लोक निर्णय के ही स्वीकार कर लिए जाते हैं। ये तो हमने बात कर ली थी रेफरेंडम, जनता की ढाल कर ली थी, जिसमें प्रस्तावित कानूनों के बाद में जनता के निर्णय लिया जाता है। लोक निर्णय भी कहते हैं, जनमत संग्रह भी कहते हैं, रेफरेंडम भी कहते हैं, परिप्रेक्षा भी कहते हैं। परिप्रेक्षा का अर्थ होता है पूछना। तो यहाँ पे ये टॉपिक, एक डिवाइस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में हमारा जो दूसरी डिवाइस है वो है आरंभक। आरंभक यानी कि इनिशिएटिव। अभी देखिए, इनिशिएटिव यानी नाम से ही स्पष्ट है क्या कि कानून बनाने का आरंभ ही जनता द्वारा, कानून बनाने का आरंभ ही जनता द्वारा, अर्थात जनता की तलवार, यानी आरंभ ही तलवार। यहाँ पे देखो, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, स्विस के संविधान में 2 प्रकार के संशोधन हैं। 2 प्रकार के संशोधन, एक आंशिक संशोधन, एक पूर्ण संशोधन। तो पूर्ण संशोधन और आंशिक संशोधन जो अपना स्विट्जरलैंड का संविधान है, इसमें 2 प्रकार के संशोधन होते हैं, एक आंशिक संशोधन और एक पूर्ण संशोधन। ठीक है, एक पार्शियल रिवीजन और एक टोटल रिवीजन। तो लेकिन दोनों ही प्रकार के संशोधन के लिए नागरिकों द्वारा प्रस्ताव पहले आना जरूरी है, क्योंकि आरंभक है। तो दोनों ही प्रकार के संशोधन के लिए नागरिकों द्वारा प्रस्ताव आना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, अब होता क्या है, जो पूर्ण संशोधन के लिए, अब पूर्ण आ गया ना, तो यहाँ पूर्ण के लिए क्या होता है, पूर्ण संशोधन के लिए प्रस्तुत जो आरंभक होता है, वहाँ पे यदि दोनों सदनों, पहले यहाँ पे आरंभ कौन करेगा संशोधन के लिए? जनता खुद करेगी। तो जनता द्वारा प्रस्ताव आया, ठीक है, जनता द्वारा प्रस्ताव आया कि हम ये पूर्ण संशोधन करना चाहते हैं। पूर्ण संशोधन में जनता द्वारा प्रस्ताव आया, आ गया, जनता द्वारा प्रस्ताव आया। ये प्रस्ताव कहाँ पे आया? विधान सभा में आया, ठीक है, फेडरल असेंबली में आया। फेडरल असेंबली में ये
प्रस्ताव आया। फेडरल असेंबली यानी विधानसभा, तो विधानसभा में ये प्रस्ताव दो प्रकार से हो सकता है, या तो विधानसभा इसको क्या करेगी, स्वीकार करेगी, या विधानसभा इसको स्वीकार नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, आरंभिक के संबंध में यदि दोनों सदनों में, यदि आरंभिक के संबंध में यदि दोनों सदनों की असहमति हो जाए, यदि दोनों सदनों की असहमति हो जाए तो जनमत, जो आरंभिक का प्रस्ताव है वह जनमत संग्रह के लिए भेजा जाएगा। विधानसभा है, विधानसभा के पास आया और विधानसभा के दोनों सदनों की असहमति पर, ठीक है, फिर दोनों सदनों की असहमति हो गई, ठीक है, और दोनों सदनों की जब असहमति हो जाएगी तो आरंभिक का प्रस्ताव वापस कहाँ जाएगा, यही जो प्रस्ताव है ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा, जनमत संग्रह के लिए जाएगा। जनमत संग्रह के लिए, जनमत संग्रह कौन सा, यही जनमत संग्रह जहाँ पे पहले गया था। फिर देखो सबसे पहले क्या हुआ, जनता द्वारा प्रस्ताव आया कि हम पूर्ण संशोधन करना चाहते हैं। पूर्ण संशोधन की जब बात कर रहे हैं तो दोनों सदनों, विधानसभा के पास लाया गया। विधानसभा यदि असहमत होते हैं, ठीक है, दोनों सदन यदि असहमत हो जाएगा तो पूर्ण जनमत संग्रह होगा, और जनमत संग्रह में यदि वह प्रस्ताव पे सहमति मिल जाती है, जनमत संग्रह सहमति मिलने पर होगा क्या, सहमति मिल गई। यहाँ पे जब सहमति मिल गई तो क्या है, ये विधानसभा असहमत थी ना, तो ये जो विधानसभा है ये खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना है, जब दोनों सदनों में प्रस्ताव को सहमति मिल गई है ना, तो आरंभिक का प्रस्ताव जनमत संग्रह में भेजा और स्विस मतदाताओं का जो बहुमत है आरंभिक का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, तो संघीय सभा विघटित हो जाती है। संघीय सभा यानी विधानसभा यानी संघीय सभा, फेडरल असेंबली विघटित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। यहाँ पे ये विघटित हो जाएगी, ठीक है, संघीय सभा विघटित हो जाएगी, और विघटित हो गई फिर क्या होगा, एक नवनिर्वाचित विधानसभा आएगी। फिर क्या होगा, एक नवनिर्वाचित संघीय सभा, नवनिर्वाचित संघीय सभा। अब नवनिर्वाचित संघीय सभा आएगी, थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो, पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव जनता लाएगी। जनता किसके समक्ष लाएगी, फेडरल असेंबली के तहत। फेडरल असेंबली के दोनों सदन, एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, दोनों ने असहमति जाहिर कर ली, असहमति कर दी। असहमति के बाद में ये रेफरेंडम के लिए जाएगा, यहाँ पे जाएगा। रेफरेंडम में यदि सहमति मिल जाती है इसको, तो वह संघीय सभा जो है विघटित हो जाएगी और नवनिर्वाचित संघीय सभा शुरू हो जाएगी। तो देखिए, जो नवनिर्वाचित संघीय सभा है तो वहाँ पे अब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नवनिर्वाचित संघीय सभा आ जाएगी, और फिर वह क्या करेगी, फिर से इसी प्रस्ताव पर विचार करेगी। फिर से इसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जनता को भेजेगी। फिर से विचार कर जनमत संग्रह के लिए भेजेगी, और जनमत संग्रह यदि हाँ करता है तो पूर्ण संशोधन हो जाता है। यहाँ पे ये हमने पूर्ण संशोधन आरंभक की बात करी है, आरंभक की बात करी। अभी जनता खुद पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव आरंभ करती है, और यदि विधानसभा इसे स्वीकार नहीं करती है तो वह कहाँ जाएगी, विधानसभा तो खत्म हो जाएगी
और दूसरी नवनिर्वाचित विधानसभा आएगी और प्रस्ताव वापस लाएगी और पूर्ण संशोधन हो जाएगा। लेकिन यदि आंशिक संशोधन करना है तो हमें देखना है आंशिक संशोधन के लिए आरंभक का प्रस्ताव 2 रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। देखो, आंशिक संशोधन करना है संविधान में तो जो आरंभक का प्रस्ताव है वह 2 रूपों में प्रस्तुत किया जाता है, एक सविन्यासित और एक अविन्यासित, एक फॉर्मुलेटेड और एक अनफॉर्मुलेटेड। ठीक है, तो जो फॉर्मुलेटेड है ना, उसके बाद ध्यान से सुनना है। सविन्यासित आरंभक क्या है, ध्यान से सुनना है हमें। सविन्यासित आरंभक क्या होता है, जनता स्वयं, है ना, क्योंकि इसमें होता है क्या है, कानून बनाने का जो कार्य है वो जनता स्वयं करती है। तो यहाँ पे जनता स्वयं विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का पूर्ण प्रारूप रखती है। पूर्ण प्रारूप, सविन्यासित यानी पूर्ण प्रारूप रख देगी कि तुम्हें विधानमंडल ऐसा का ऐसा करना है। तो विधानमंडल के सामने जब पूर्ण प्रारूप जनता रखती है तो यहाँ पे विधानमंडल क्या करता है, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करता और जनता के सम्मुख अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत कर देता है। देखिए, पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करती है जनता और इसमें विधानमंडल के पास में इतना अधिकार नहीं होता कि वह इसमें संशोधन करे। बिना संशोधन करे उस प्रारूप को जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये है सविन्यासित। सविन्यासित यानी जनता स्वयं पूर्ण प्रारूप देती है। अब आता है अनफॉर्मुलेटेड। अब देखो, अनफॉर्मुलेटेड में क्या आता है, जनता विधानमंडल के समक्ष कुछ निश्चित सिद्धांत रखती है। भी हमारे ये सिद्धांत तुम अपने एक प्रारूप में रखना, इसमें हम जो बता रहे हैं ये सिद्धांत होने चाहिए। तो कुछ निश्चित सिद्धांत जनता जहाँ रखती है वो है अविन्यासित। बात समझ में आई होगी। सविन्यासित में पूरा का पूरा प्रारूप जनता रखती है, एज इट इज विधानमंडल को पारित करना होता है बिना किसी संशोधन के। और यहाँ पे अविन्यासित अनफॉर्मुलेटेड में क्या होता है, कुछ निश्चित सिद्धांत रख देती है। कुछ निश्चित सिद्धांत के तहत विधानमंडल क्या करता है, या तो सहमत हो जाता है विधानमंडल, या तो इस पे सहमत हो जाता है। सहमत हो गया विधानमंडल, ठीक है, सहमति के बाद में इसमें विधेयक निर्मित करता है। सहमत हो गया तो विधेयक निर्मित कर देगा विधानमंडल। और यदि विधानमंडल सहमत नहीं होता अर्थात असहमत है, तब क्या होगा, वापिस इसको जनमत संग्रह के लिए भेजेगा। यदि विधानमंडल उस सिद्धांत के अनुसार जो आरंभक आया है उससे सहमत नहीं है तो वापस यहाँ पे क्या भेजेगा, जनमत के लिए भेजेगा। ध्यान रखना है, सविन्यासित के अंदर जनमत संग्रह के लिए नहीं भेजा गया है, बिना संशोधन के ही, लेकिन यहाँ पे भेजेंगे। और जनमत संग्रह से यदि स्वीकृति हो जाती है तो विधानमंडल उसके आधार पे विधेयक का प्रारूप तैयार करेगा। विधेयक का प्रारूप तैयार करेगा, ठीक है। और फिर वो जो विधेयक का प्रारूप करते हैं तैयार, वो वापस विधानमंडल के पास में जाएगा। विधानमंडल क्या करेगा, उसका प्रारूप बनाएगा। प्रारूप वापस लोग निर्णय के लिए कि मैंने ये किया है, इसमें ये संशोधन किया है, क्या ये तुम्हें मंजूर है, तो वापस जनमत संग्रह के लिए जाएगा। और इस प्रकार से जनमत संग्रह मिलने के बाद में ही उसमें संशोधन होगा। तो यहाँ पे आज हमने किया है रेफरेंडम और इनिशिएटिव। तो रेफरेंडम जो किया था हमने 2 प्रकार के देख लिए, अनिवार्य और वैकल्पिक, और इनिशिएटिव भी हमने देखा। संशोधन 2 प्रकार का होता है, एक तो आंशिक और पूर्ण।
ठीक है। एक तो टोटल रिवीजन होता है, एक पार्शियल रिवीजन होता है। दोनों ही प्रकार के रिवीजन में जनता खुद आरंभ करती है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा जो आंशिक संशोधन है वह सविन्यासित और अविन्यासित दोनों होता है। सविन्यासित में जनता पूर्ण रूप से एक प्रारूप बना देती है और विधानमंडल बिना इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन के अंतिम निर्णय लेती है और हेतु जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर देती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा था एक कुछ निश्चित सिद्धांत देती है, उस निश्चित सिद्धांत के अनुसार यदि विधानमंडल सहमत हो जाता है तो यहाँ पे ये बन जाता है, और यदि विधानमंडल सहमत नहीं होता है तो फिर वह जनमत संग्रह के लिए भेजता है, और जनमत संग्रह के पास में भेजने के बाद में स्वीकृति प्रदान होने के बाद में विधानमंडल फिर से एक विधेयक का प्रारूप बनाता है, और फिर जनमत संग्रह उस प्रारूप को यदि स्वीकार कर लेती है तो वह संशोधन हो जाता है, कानून बन जाता है। इस प्रकार से हमने देखा है कि जो ये डिवाइसेस हैं यहाँ पे जनता का कितना योगदान है, जो भी बात होती है मतदाताओं पे डिपेंड करती है। तो हमने यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की डिवाइस देखी। एक और डिवाइस रह गई है जिसका नाम है जनसभाएं, साधारण सभाएं, लैंड्समिज्ड, ये एक रह गई है, वो बहुत ही साधारण है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हर बात को बहुत गौर से सुनो और बहुत ही अच्छे से लिखो, समझो। तो मेरे तो यही कहना है कि तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई घर बैठे हुए आराम से करो ताकि तुम्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो जाए।